नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौरव विश्वकर्मा पे। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान के बारे में, जो कि हमारे यहाँ का गणित विषय का। इस लेसन प्लान में हम जानेंगे कि गणित का लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, जो बाकी लेसन प्लान में बाकी पाठ योजनाएँ होती हैं उसमें क्या इसमें अंतर होता है, और क्या चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, क्या चीज़ें हटाई जाती हैं, जिससे गणित का लेसन प्लान जो गणित की पाठ योजना है वो काफ़ी आकर्षक हो जाती है। और इस वीडियो में हम 2 लेसन प्लान गणित की 2 पाठ्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पहला है टिक टिक चले घड़ी, जो कक्षा 3 का है, और दूसरा है कौन कितना भारी, वो भी कक्षा 3 का ही है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो आई बटन पे दे दी गई है, या हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरा लेसन प्लान अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा पाठ्य योजना नंबर, उसके बाद यहाँ प्राथमिक विद्यालय का नाम, जो भी आपको प्राथमिक विद्यालय का नाम है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर प्रशिक्षु जो पढ़ा रहा है, जो कर रहा है ट्रेनिंग, वो यहाँ अपना नाम लिखेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आ जाएगा दिनांक, जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं उस दिन यहाँ डेट पड़ जाएगी। विषय हो जाए आपको आगे गणित हो जाएगा, कक्षा 3 हो जाएगा। प्रकरण क्या है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं टिक टिक चले घड़ी हो जाएगा। उसके बाद 35 मिनट अवधि होगा, कालांत मतलब पीरियड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। सामान्य उद्देश्य आ जाएगा। सामान्य उद्देश्य में क्या है, विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को गणित के सामान्य नियमों की जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में आने वाली गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। फिर चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। पाँचवां, विद्यार्थियों में गणित के अध्ययन से कठिन परिश्रम और क्रमबद्धता का विकास करना। तो ये आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे, जो कि हो जाते हैं हमारे समान उद्देश्य। ये चारों 5 पॉइंट हो जाएंगे जो कि समान उद्देश्य हो जाते हैं। आप इनमें से अगर आपको कम करना है तो इसमें कोई 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला पेज हो जाएगा। ये आपका पूरा पहला पेज है, इतना ये आपका पहला पेज है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट पेज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा विशिष्ट उद्देश्य लिखा रहेगा, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। इसमें 4 पॉइंट हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक, ठीक है। ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट हैं, विद्यार्थी समय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी घड़ी के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, बोधात्मक घड़ी, विद्यार्थी घड़ी के द्वारा समय का चयन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोधात्मक, विद्यार्थी घड़ी की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में है दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी घड़ी के संबंध में प्राप्त ज्ञान का प्रदर्शन कर सकेंगे। इस तरह कौशलात्मक में है विद्यार्थी मिनट एवं घंटे के समय में अंतर कर सकेंगे, ठीक है। आप इन पॉइंटों को अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो उस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही लिखने में सही लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप चार्ट लिख सकते हैं, मॉडल दिखा सकते हैं, ठीक है। आवश्यक सामग्री इसमें नहीं लिखी जाती है, क्योंकि आवश्यक सामग्री तो आप प्राथमिक विद्यालय में लेकर ही जाएंगे ना। तो इसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में समय, विद्यार्थी समय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। या विद्यार्थी घड़ी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, अब ये भी लिख सकते हैं। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पेज हो जाएगा प्रस्तावना का। हमारा सेकंड पेज इस तरह का रहेगा, ये इतना पेज हमारा रहेगा सेकंड पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में हम देखेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे। इसके प्रस्तावना प्रश्न छात्र अध्यापक की विद्यार्थी की, ठीक। आप शिक्षिका हैं, यहाँ छात्र अध्यापिका हो जाएगा, मतलब एक लड़की हैं तो आप यहाँ छात्र अध्यापिका लिखेंगे, ठीक है। विद्यालय का चित्र दिखाते हुए तो यहाँ एक विद्यालय का चित्र लगा देंगे अलग से पेज पे, ठीक है। उसके बाद विद्यालय का चित्र दिखाते हुए किसका चित्र है, यह विद्यालय का चित्र है। विद्यालय में कालांश किस पर आधारित होते हैं, विद्यालय में कालांश समय पर आधारित होते हैं। समय देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, समय देखने के लिए हमें घड़ी की जरूरत होती है। टिक टिक चले नामक पाठ से आप क्या समझते हैं, तो समझ सकते, हो सकता बच्चा बता दे या हो सकता बच्चा ना बता पाते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न आ जाएगा उद्देश्य कथन। बाकी पूरा आल टोटल वैसे ही रहता है, कुछ चीज़ें बदलती हैं वो आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, ठीक है। उद्देश्य कथन इसमें हो जाएगा, विद्यार्थियों आज हम टिक टिक चले घड़ी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे या उसके विषय में जानेंगे। प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण ऐसे ब्लैंक रहेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका 3rd पेज भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें लास्ट जो पॉइंट है उसमें है निर्देश। निर्देश में अगर आप लिखना चाहें निर्देश, आप ज़रूरी नहीं है इसको लिखें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा 3rd पेज ही ये हो जाता है।
ये हमारा थर्ड पेज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पेज हो जाएगा, ये इतना, ये टोटल पूरा हमारा जो आएगा ये हमारा नेक्स्ट पेज है। ये पूरा पेज हमारा एक पेज रहेगा पूरा। ठीक है, इस पेज में देखते हैं क्या क्या होने वाला है। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और स्वयं पटकार। ठीक है, इसमें उस पाठ से आधारित कुछ प्रश्न होंगे कि ये पाठ योजना है, उस पाठ की से कुछ प्रश्न इसमें लेकर, क्योंकि जो छोटे बच्चों की जो पाठ होते हैं उसमें कहानी की तरह हर चीज़ को समझाया हुआ होता है, तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे। शीला को कहाँ पहुँचने में देरी हो जाती है, शीला को स्कूल पहुँचने में देरी हो जाती है, शीला के पिता घड़ी कहाँ से लेकर आए, शीला के पिता घड़ी बाजार से लेकर आए। इस तरह कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, जिसे आप बच्चों से पूछेंगे और उनके प्रश्न बच्चों से निकलवाएंगे। तो ये विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। स्वयं पटकार लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। फिर आदर्श हल हो जाएगा, ये यहाँ पे नया जुड़ता है, ऐड होता है आदर्श हल। ठीक है, आदर्श हल में क्या लगाएंगे आप, एक घड़ी बना देंगे, उसके वजह से उसके विषय के बारे में आप बता देंगे कि छोटी सुई इसके लिए है, बड़ी सुई मिनट के लिए, बड़ी सुई मिनट के लिए, छोटी सुई घंटे के लिए प्रदर्शित करती है। ठीक है, आप इसको बता देंगे, विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे या सुनेंगे। फिर क्या हो जाएगी, ये स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका नियमीकरण कर देंगे, इसका नियम बता देंगे कि इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं। इसमें नियम क्या है, घड़ी में कुल 12 अंक होते हैं, प्रत्येक अंक के बीच अंतर 5 मिनट का होता है तथा बड़ी सुई मिनट को तथा छोटी सुई घंटे को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस तरह से आपके ये प्रश्न बन जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा बोध प्रश्न। जो बोध प्रश्न हो जाएंगे, घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं, घड़ी में यदि छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर होगी तो कितना बजा होगा, ये पूछ लेते हैं। सुरेश को दफ्तर 9 बजे जाना होता है, बताओ घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई क्रमशः किस किस अंक पर होगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, घड़ी में घंटे व मिनट की सुई के अलगाव और कौन कौन सी सुई होती है। इस तरह से आप क्वेश्चन बहुत प्रश्न बता देंगे, इस तरह से प्रश्न आप बच्चों से पूछ लेंगे। ठीक है, आप पढ़ते हैं अपने लास्ट पेज, इस लेसन प्लान के लास्ट पेज पे। ये हमारा लास्ट पेज हो जाएगा। लास्ट पेज में क्या है, श्याम पटकार जिसे आप ब्लैक बोर्ड रहता है तो वैसे ही श्याम पटकार पूरा ऐसे चिपका दिया जाता है, जिससे आपको यहाँ पे चिपकाना होता है। ठीक है, और आप डिटेलिंग कर लेंगे जैसे इसमें दिया गया है। उसके बाद निरीक्षण कार्य आ जाएगा। निरीक्षण कार्य में क्या रहेगा आपका, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को स्वयं पटकार अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे 3-4। पहला है, घड़ी में 2 अंकों के अंतर कितने मिनट होते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं तो सुइयाँ कहाँ पर होंगी। यदि बड़ी सुई 9 पर हो तो घड़ी सुई में कितने बजे होंगे। 4 मिनट और 15 मिनट मिलाकर कितने मिनट होंगे बताओ। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रश्नावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। फिर गृह कार्य हमारा हो जाएगा, छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को घर से करके लाने के लिए निम्नलिखित कार्य देंगे। समय लिखकर बताओ या समय देखकर बताओ। ठीक है, इसमें से घड़ी बना देंगे, उसके बाद ये घड़ियाँ हो जाएंगी, यहाँ पे बच्चे टाइम बताएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएंगे, गृह कार्य हो जाएगा आपका बच्चों को देने के लिए। इस तरह से आपका ये टिक टिक चले पाठ योजना कंप्लीट होती है। ये आपका लास्ट पेज जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन प्लान की तरफ। नेक्स्ट लेसन प्लान हमारा ये हो जाएगा, पाठ योजना नंबर आप कुछ भी डाल, आपका जो भी पाठ में हो जाएगा यहाँ पाठ योजना नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय का नाम हो जाएगा, अपना नाम हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, डिटेलिंग वैसे ही कर लेंगे पूरी। सामान्य उद्देश्य आपके सेम हो जाएंगे सारे। ठीक है, इस तरह से सामान्य उद्देश्य आपके दोनों सेम हो जाएंगे। आपके नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य पे आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में इसमें ज्ञानात्मक विद्यार्थी भार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी वस्तुओं के भार के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक में विद्यार्थी भार का वर्गीकरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी भार के विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे। प्रयोगात्मक में विद्यार्थी भार का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भार के विषय में तर्क कर सकेंगे। विद्यार्थी भार का मूल्यांकन कर सकेंगे। विद्यार्थी भार की वस्तुओं की पहचान कर सकेंगे। इस तरह से आपके ये चारों पॉइंट हो जाते हैं जो इस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, सारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आएंगे हम सहायक सामग्री में। सहायक सामग्री, जो भी आपकी सहायक सामग्री लग रही होगी उस विषय में, यहाँ पे सेब लग रहा है तो यहाँ पे सेब का सहायक सामग्री का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, विद्यार्थी वस्तुओं के वजन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न में आ जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे सेब दिखाते हुए या क्या है, तो यहाँ पे सेब का आप लगा तो नहीं सकते, नहीं सेब दिखाना तो यहाँ ऐसे रहने दीजिए। सेब दिखाते हुए यहाँ कोई चित्र दिखा नहीं रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सेब या एक सेब है
दूसरा प्रश्न है सेब को दुकान पर से कौन बेचता है? सेब को दुकान पर से दुकानदार बेचता है। दुकानदार को सेब को किसमें तौलता है? दुकानदार सेब को तराजू में तौलता है। तराजू में से सेब या कोई सामान तौलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं उद्देश्य कथन की तरफ। उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों आज हम वस्तुओं के भार के या कौन कितना भारी के विषय में अध्ययन करेंगे। इस तरह आपका प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इस थर्ड पेज भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा फोर्थ पेज पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा फोर्थ पेज हो जाएगा पूरा ही। इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा। तो छात्राध्यापक क्रिया आ जाएगा, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, सैंपट का, इस तरह से आपके पॉइंट आ जाएंगे। तो उस पार्ट से आधारित आपके कुछ प्रश्न हो जाएंगे। रिंकू और टिंकू कहाँ गए थे? रिंकू और टिंकू बाजार गए थे। उन्हें बाजार से क्या क्या खरीदा? उन्होंने बाजार से दाल, चावल, चीनी आदि चीज़ें खरीदी। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ठीक है, दरअसल में उसी जो पाठ की थी उसी की व्याख्या कर दी जाती है जो इसको बच्चों को बताना होता है। ठीक है, वस्तुओं को तौलने के लिए हम पाठ का प्रयोग करते हैं। पाठ को हम तराजू में इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम इस तरह भी लिखा जा सकता है 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 ग्राम, जो कि 1000 ग्राम हो जाता है। 1 किलोग्राम 500 भी दिखाया जा सकता है। फिर किलो इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देंगे। पाठ कौन कौन से होते हैं? 50 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, 5 किलो का होता है। इस तरह से आपके हो जाएंगे। तो विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और यह स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। नियमीकरण क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु को पाठ या तराजू की सहायता से उसके भार का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत प्रश्न हो जाएंगे इसके आपके। बहुत प्रश्न में क्या आ जाएगा? पहला, वस्तुओं को किसमें तौला जाता है? तराजू में। एक तरफ वस्तु दूसरी तरफ क्या रखा जाता है? किलोग्राम को संक्षिप्त में लिखो। 500 प्लस ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो इस तरह से आपके फोर्थ पेज कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका फोर्थ पेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने लास्ट पेज की तरफ। लास्ट पेज हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका सैंपट का आ जाएगा। ठीक है, सैंपट का इस तरह दिनांक, विषय, कक्षा, विषय, प्रकरण, अवधि, कालांश, इस तरह से आप डिटेलिंग कर देंगे पूरा। तो ये आपका पूरा इस तरह से आपका सैंपट का आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। निरीक्षण कर क्या है? छात्राध्यापक विद्यार्थियों को सैंपट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेंगे तथा कक्षा का स्वयं निरीक्षण करेंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? वस्तुओं का भार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूसरा है वस्तुओं का भार का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तीसरा है 4 किलोग्राम 500 ग्राम तथा 3 किलोग्राम 500 ग्राम को जोड़िए। चौथा है 500 ग्राम में कितने किलोग्राम 5400 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ये बताना है। गृहकार्य आ जाएगा। गृहकार्य में छात्राध्यापक विद्यार्थियों को घर से करके लाने के लिए निम्नलिखित कार्य देंगे। ठीक है, पहला है अपने आज तक के जितने तरह के बाँट देखे हों उन्हें लिखो, अर्थात उनके वजन की माप लिखो। दूसरा प्रश्न 1 किलोग्राम 2 किलो 500 ग्राम तथा 1 किलो 125 किलोग्राम को जोड़कर लिखिए। ठीक है, ये आपके गृहकार्य हो जाएंगे। इस तरह से आपका लास्ट पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज के वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।